दिल्ली कूच के लिए अड़े हैं किसान। शंभू बॉर्डर पर किसानों को रोका गया है। शंभू बॉर्डर पर किसानों पर वाटर कैनन का भी पुलिस ने प्रयोग किया है। शंभू बॉर्डर पर आंसू गैस के गोले भी चले हैं। ये देखिए तस्वीर शंभू बॉर्डर से आपको दिखा रहे हैं। वाटर कैनन का इस्तेमाल पुलिस की ओर से किया गया है ताकि किसानों को वहां से हटाया जा सके। आज भी किसान दिल्ली कूच के लिए अड़े हुए हैं। किसानों का ये जत्था दिल्ली की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन शंभू बॉर्डर पर ही पुलिस की ओर से उन्हें रोका गया है। आंसू गैस के गोले भी दागे गए हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें TV9 भारतवर्ष आपको दिखा रहा है। वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया ताकि भीड़ को तितर बितर किया जा सके। ये देखिए किस तरीके से अफरा तफरी का माहौल था जब किसानों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा था। किसानों को वहां से हटाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन किसान अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं और आज भी दिल्ली कूच का प्लान है किसानों का। लेकिन शंभू बॉर्डर पर पुलिस की ओर से सुरक्षा के तमाम इंतजामात हैं और किसानों के इस जत्थे को पुलिस ने शंभू बॉर्डर पर रोका है। दो तस्वीरें शंभू बॉर्डर से आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ देखिए वाटर कैनन का इस्तेमाल पुलिस कर रही है ताकि किसानों को शंभू बॉर्डर पर ही रोका जा सके। बैरिकेडिंग भी की गई है। और शंभू बॉर्डर पर जब किसानों पर आंसू गैस के गोले चल रहे थे, उस दौरान हमारे संवाददाता मोहित मल्होत्रा वहीं मौजूद थे। आपको उनकी एक रिपोर्ट दिखा। शंभू बॉर्डर पर किसानों का जत्था आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा था, जिसके बाद आंसू गैस के गोले फायर किए गए हैं पुलिस के द्वारा और आगे से जो किसान हैं वो पीछे की तरफ बढ़ रहे हैं। आप देखिए आंसू गैस के गोले फायर करने के बाद यहाँ पर धुआं ही धुआं आपको दिखाई देगा और किसान जो हैं वो पीछे की तरफ आ रहे हैं। आप देखिए यहाँ पर एक फायर किया गया है, जिसके बाद धुआं ही धुआं यहाँ पर दिखाई दे रहा है और किसानों ने आगे बढ़ने का प्रयास किया था, जिसके बाद ये कार्रवाई पुलिस के द्वारा की गई है। आप देखिए वाटर कैनन के द्वारा पानी भी चलाया जा रहा है किसानों को पीछे खदेड़ने के लिए और यहाँ पर आप देखिए इस वक्त वाटर कैनन से पानी चलाया जा रहा है। आंसू गैस के गोले फायर किए गए हैं, जिसके बाद जो किसान हैं वो पीछे की तरफ आए हैं और यहाँ पर मैं आपको बताऊं आंसू गैस के गोले जो फायर हुए हैं उससे सांस लेने में भी काफी ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। शंभू बॉर्डर से कैमरामैन राजेश के साथ मोहित मल्होत्रा, TV9 भारतवर्ष। शंभू बॉर्डर पर पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस ने आगे बढ़ रहे किसानों को लेकर अपनी रणनीति में बदलाव किया है। आंसू गैस के गोलों के साथ ही वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है। आप देखिए पुलिस वाटर कैनन की जो पाइप है उससे लगातार किसानों को पीछे खदेड़ने के लिए जो पानी है उसका तेज छिड़काव कर रही है। किसानों को पीछे खदेड़ने का प्रयास किया जा रहा है। आप देखिए दो तरफ से वाटर कैनन लगाए गए हैं, ऊपर और नीचे से दोनों तरफ से पुलिस के द्वारा ये पानी लगातार किसानों पर चलाया जाता है। उसके बाद किसान पीछे हटते हैं, लेकिन फिर किसान जब आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं तो इसी तरह से वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जाता है। तो लगातार जो 101 किसानों का जत्था दिल्ली की ओर जाना चाह रहा है उसे रोकने के प्रयास किए जा रहे हैं। इससे पहले आंसू गैस के गोले चलाए गए, जिसके बाद किसानों को पीछे खदेड़ा गया और अब वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है। तेज धार के साथ ये जो पानी है वो किसानों को पीछे खदेड़ने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन अभी भी आप देख सकते हैं कि किसान वहां पर आगे डटे हुए हैं और जब किसान थोड़ा सा आगे पुलिस ने जहां पर ये नाका अपना लगा रखा है वहां तक जाने का प्रयास करते हैं तो वहां पर इसी तरह से टकराव की स्थिति दिखाई देती है। आप देखिए कुछ किसान हैं जो अभी भी आगे जाने का लगातार प्रयास कर रहे हैं और पुलिस उनको खदेड़ने का प्रयास कर रही है वाटर कैनन के जरिए। देखिए इन किसानों को पीछे खदेड़ा जा रहा है। इससे पहले आंसू गैस के गोले चलाए गए थे। तो लगातार यहाँ पर किसान और हरियाणा पुलिस आमने सामने है और कुछ इसी तरह की तस्वीरें सीधे तौर पे दिखाई दे रही है, लेकिन पुलिस ने साफ कर दिया है कि शंभू बॉर्डर से किसानों का जो 101 किसानों का ये जो जत्था है उसको पैदल भी किसी भी हाल में आगे जाने नहीं दिया जा सकता और अगर किसानों को आगे दिल्ली जाना है तो पहले दिल्ली में धरना लगाने की परमिशन उन्हें दिखानी होगी। हम आपको शंभू बॉर्डर से तस्वीरें दिखा रहे हैं, लाइव तस्वीरें। हमारे संवाददाता मोहित मल्होत्रा वहां से रिपोर्ट कर रहे हैं। आपको तस्वीरें, चार तस्वीरें और दिखाते हैं कि जहां पर किसान कोशिश कर रहे हैं आगे बढ़ने की, लेकिन वाटर कैनन की मदद से उनको पीछे किया जा रहा है। देखिए किस तरीके से कुछ लोग घायल हुए, हालांकि किसान अपने साथियों को स्ट्रेचर पर ले जाते हुए भी। और चार तस्वीरें, अलग अलग तस्वीरें हम आपको शंभू बॉर्डर से दिखा रहे हैं, जहां पर कैसे वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है, उनको पीछे किया जा रहा है, किस तरीके की वहां पर सुरक्षा व्यवस्था की गई है, पुलिस कैसे मौजूद है, पैरामिलिट्री फोर्सेस कैसे मौजूद हैं, ये हम आपको तस्वीरों में
पर दिखा रहे हैं, लोगों को रोका जा रहा है आगे बढ़ने से। आज 101 किसानों की तरफ से कहा गया था कि जो उनका जत्था था वो पार्लियामेंट की तरफ से लगातार कोशिश कर रहा था। और मोहित मल्होत्रा की आपने रिपोर्ट देखी। अब आपको हम अपने दूसरे संवाददाता जितेंद्र भाटी की भी एक रिपोर्ट दिखाते हैं, जहां पर किस तरीके के ताज़ा हालात हैं वो अपनी रिपोर्ट में दिखा रहे हैं। देखिए, कुंडी लगा के तोड़ने की कोशिश जो है वो की जा रही है और सामने जो है एक बार मनीष विजुअल दिखा दो। देखिए, कुंडी लगा के तोड़ने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। किसान जो है वो कुंडी लगा करके यहाँ पर इस रेलिंग को तोड़ने की कोशिश जो है वो कर रहे हैं। और दूसरी तरफ देखिए, हरियाणा पुलिस की जो तैयारियां हैं वो भी यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो एक बार फिर से यहाँ पर बल प्रयोग देखने को मिल सकता है। काफी देर तक बातचीत हुई किसानों और हरियाणा पुलिस के बीच। देखिए, आप मनीष दिखाइए किस तरीके से कुंडी लगाई गई है और किसान इस जाली को तोड़ने की कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं। देखिए, खींच रहे किसान। एक बार फिर से टकराव की स्थिति यहाँ पर देखने को मिल सकती है। और देखिए, ऊपर की तरफ आप दिखाते रहिए मनीष, कहाँ से वहाँ से पानी चलाया जा सकता है। साथ ही साथ अगर देखेंगे तो यहाँ पर आंसू गैस के गोले भी चला सकते हैं। सामने भी देखिए, वहाँ भी तैयारी है। और किसान यहाँ पर इस रेलिंग को तोड़ने की कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं और उसको लेकर के पहले स्प्रे किया गया और उसके बाद वाटर कैनन भी चलाया जा सकता है। तो फिलहाल ये स्थिति हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से शंभू बॉर्डर पर यह टकराव। देखिए, पानी की बौछार चलाई गई, वाटर कैनन चलाया जा रहा है इन किसानों को तितर बितर करने के लिए। हालांकि किसान मानने को तैयार नहीं है। फिलहाल देखिए, इसको तोड़ने की कोशिश और इस बीच वाटर कैनन का इस्तेमाल भी यहाँ पर किया जा रहा है हरियाणा पुलिस द्वारा। तो फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं शंभू बॉर्डर पर, जहाँ पर एक बार फिर से पुलिस और जो किसान है वो आमने सामने यहाँ पर दिखाई दे। देखिए, आंसू गैस का गोला जो है उसको भी दागने की ऊपर देखिए पूरी तैयारी की जा रही है। नीचे से वाटर कैनन और ऊपर की तरफ आप देखेंगे तो आंसू गैस का गोला जो है उसे यहाँ पर दागा जा सकता है। और लगातार इस बीच किसान जो है वो लगातार कुंडी लगा करके उस रेलिंग को तोड़ने की कोशिश कर रही है, जिसके उस तरफ आप भी आगे खड़े हो जाओ। जिस तरफ जो है आप दिखाइए किस तरीके से डिफ्यूज करने की कोशिश जो है वो यहाँ पर की जा रही है। तो एक बार फिर से टकराव की स्थिति जो है वो फिलहाल बढ़ रही है यहाँ पर शंभू बॉर्डर पर किसानों और। तो शंभू बॉर्डर से आप हमारे संवाददाता मोहित मल्होत्रा और जितेंद्र भाटी की रिपोर्ट देख रहे थे। आज एक बार फिर से किसानों को रोकने की कोशिश की गई, वाटर कैनन और आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल किया गया। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं यूपी के संभल की। हिंसा के बाद संभल लगातार सुर्खियों में है। आज दीपासराय इलाके में पुलिस ने छापा मारा और बिजली चोरी के खिलाफ अभियान चलाया गया। इस दौरान 20 से ज्यादा घरों में बिजली चोरी पकड़ी गई है। लेकिन इन सब के बीच एक तस्वीर एक्शन का केंद्र बन गई, जब प्रशासन की टीम ने यहां पर 30 साल से बंद पड़े शिव मंदिर का ताला खुलवा दिया। दीपासराय इलाके में रेड के दौरान ही यह मंदिर नजर आया और इस पर सालों से ताला लगा हुआ था। स्थानीय लोगों के मुताबिक 1978 में दंगे के बाद यहां पर हिंदुओं का पलायन हुआ था और तब से यह मंदिर बंद पड़ा हुआ था। अब पुलिस प्रशासन ने स्थानीय लोगों से बात करके मंदिर का ताला खुलवा दिया है। मंदिर परिसर में खुदाई के दौरान एक कुआं भी मिला है। तो संभल से खबर है, जहां 46 सालों के बाद शिव मंदिर खुलवाया गया है। बिजली चोरी के खिलाफ छापे में सामने आई तस्वीर, डीएम और एसपी ने मंदिर को खुलवाया है। हिंदुओं के पलायन के बाद दूसरे पक्ष का इस जगह पर कब्जा था। 1978 में पलायन के बाद से मंदिर बंद पड़ा था। देखिए, यही वो मंदिर बताया जा रहा है जिसे अब खुलवाया गया है। इसमें कई भगवानों की मूर्तियां मिली हैं, शिवलिंग मिला है, हनुमान जी की मूर्ति भी मिली है। 46 साल बाद बताया जा रहा है कि इस मंदिर पर लगा हुआ ताला खुलवाया गया है। संभल की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। 46 सालों से ये मंदिर बंद पड़ा हुआ था। कहा जा रहा है कि कब्जे के बाद दूसरे समुदाय के पास ये पूरा इलाका था, इसीलिए इस मंदिर पर ताला लगा दिया गया था। अब जाकर के इस मंदिर को खोला गया है। हिंदुओं के पलायन के बाद से 1978 से ये मंदिर बंद पड़ा हुआ था। संभल से ये खबर सामने आई है। 46 सालों के बाद शिव मंदिर खुलवाया गया। देखिए, जो जिले के पुलिस के अधिकारी हैं वो खुद
मंदिर में गए और मंदिर पे लगा हुआ ताला खोला है। मंदिर की सफाई भी की गई है। बिजली चोरी के खिलाफ छापे में मंदिर खुलवाया गया है, जो कि तकरीबन 46 सालों से बंद पड़ा हुआ था। डीएम और एसपी ने खुद मंदिर को खुलवाया है। मंदिर तो हम जन्म से हमें मेरी उम्र 82 साल है जब से मंदिर देख रही हूँ यहाँ। किसका मंदिर है? भगवान शंकर का मंदिर है और हमारे ये कुलगुरु का मंदिर है। तो आप लोग आते नहीं थे या आपको आने नहीं दिया जाता था? 78 के बाद तो यहाँ आने में जो आने में तो कोई रोक नहीं थी, लेकिन यहाँ कोई आबादी हमारी रही नहीं। हम लोग सब पलायन कर गए थे। कुछ लोग दुर्गा कॉलोनी चले गए, कुछ मोहल्ला ढेर में चले गए। तो यहाँ से जब लोग चले गए तो फिर हम लोग ने मंदिर की देखभाल कर नहीं पाए। अकेला कोई पुजारी यहाँ टिकता नहीं था। 1978 के पलवे का आपने जिक्र किया, क्या क्या मतलब चीजें हुई थी उस दौरान, क्या हुआ था ऐसा आपको लोगों को जाना पड़ा है? हमारे यहाँ 20-25 परिवार थे यहाँ। वो धीरे धीरे सब प्लान कर गए, कोई देर से कोई अबेर से, धीरे धीरे सब चले गए। हमारा मकान इसी सड़क पे पलित है। तो अब किसके कब्जे में था ये? अब तो ये हमारे अंडर में है ये मंदिर। आपने लगाया था ताला या यहाँ पे ताला कैसे? ताला हमने भतीजे ने लगाया हमारे। अच्छा, उसके बाद से फिर नहीं आए आप यहाँ पर? यहाँ आए नहीं, क्योंकि आने की यहाँ पुजारी नहीं रहता था। यहाँ पुजारी रह नहीं पाता था। आपको आने नहीं दिया जाता था या आप आए नहीं? नहीं, हम आए नहीं, पुजारी नहीं रह पाता था यहाँ। हम पुजारी की नियुक्ति चाहते थे कि एक पुजारी आके आरती वगैरह कर ले। पुजारी हिम्मत नहीं बढ़ती थी उसके बाद। क्यों हिम्मत नहीं बढ़ती? यहाँ आबादी सब आस पास में है। कितने साल से मंदिर तो हम 80-82 साल से तो हम देख रहे हैं। हमारे कितने साल से बंद था ये? 78 के बाद बंद है ये। आज खुला है ये? आज खुला है, साहब की मेहरबानी से खुला है। मंदिर इतनी जगह में जितने में दिखाई दे रहा है, जगह ज्यादा थी मंदिर की। मंदिर की ये है, बराबर में इसकी एक कोठरी है जो गया जाती है। एक कुआं भी था बराबर में यहाँ पे? हद बंदी है। एक कुआं है, ये बाएं हाथ में मेरे कुआं था। एक पेड़ था जो काट दिया गया, और कुआं जो था वो काट दिया? कुआं काट दिया ये। जब हम लोग विद्युत चोरी के विरुद्ध अभियान चला रहे थे, तो उसी समय जब यहाँ पहुंचे तो ये मंदिर दिखाई दिया था। इसके बारे में लोगों ने बताया, यहाँ के स्थानीय लोगों ने, जो कुछ हिंदू थे, उन्होंने बताया कि सन 1978 से बंद था। हाँ, अभी जब डीएम सर आए हैं तो इसको खुलवाया गया, अब इसकी साफ सफाई कराई जा रही है। चेकिंग के दौरान या दीपक क्षेत्र में भ्रमण किया गया, तो उसी दौरान पाया गया कि यहाँ कुछ व्यक्तियों द्वारा घरों को बनाकर मंदिर को बीच में दबा लिया गया है। यह पाने पर यहाँ पर आकर देखा गया और साथ ही दरवाजा खोला गया तो पाया गया कि धूल धूसरित यह मंदिर है और इसको बोरों से ढक दिया गया है। इसकी सफाई की गई और जिन्होंने यह अतिक्रमण किया है, यह जानकारी करते हुए कार्रवाई की जाएगी। और संभल में अतिक्रमण बिजली चोरी पर रिएक्शन हुआ है और नखासा और दीप सराय में प्रशासन का छापा पड़ा। मस्जिद में मिले बिजली चोरी के सबूत। दीप सराय में अतिक्रमण पर चला बुलडोजर। बिजली चोरी में शामिल घरों पर भी बुलडोजर चला। इसका पूरा प्रॉपर वो बनाइए। तो जब ये छापे की कार्रवाई हुई, उस दौरान ये एक्शन भी हुआ। बताया जा रहा है कि बिजली चोरी के मामले में ये रेड हुई और कई मकानों में बिजली की चोरी के मामले सामने आ रहे थे। संभल में अतिक्रमण और बिजली चोरी का ये मामला जिस पर कार्रवाई हुई है। नखासा और दीप सराय में प्रशासन ने छापेमारी की और ये भी जानकारी सामने आई कि मस्जिद में भी बिजली चोरी के सबूत मिले हैं। दीप सराय में अतिक्रमण पर बुलडोजर भी चलाया गया है। तो बिजली चोरी में शामिल घरों पर भी ये कार्रवाई की गई है। चलिए अब आपको बताते हैं कि संभल में प्रशासन का बुलडोजर क्यों गरज रहा है। दरअसल नाखासा और दीप सराय में काफी समय से बिजली चोरी को लेकर शिकायतें मिल रही थी। इसके बाद पुलिस और प्रशासन और बिजली विभाग की टीमों ने छापेमारी की। छापे में कई हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। 4 मस्जिद की चेकिंग में बिजली चोरी के सबूत मिले हैं। एक मस्जिद में करीबन 59 पंखे मिले हैं, एक फ्रिज, एक वॉशिंग मशीन और कनेक्शन भी मिला है और कटिया मिली है जिसमें आसपास के इलाकों में बिजली की सप्लाई दी जा रही थी। 20 से अधिक घरों में मस्जिद में कटिया कनेक्शन के जरिए हो रही थी बिजली की चोरी। नकासा चौराहा और दीप सराय में सुबह 5 बजे से ही प्रशासन की ये कार्रवाई चल रही थी। साथ ही दीप सराय इलाके में अतिक्रमण पर बुलडोजर भी चला है, जिसमें कुछ ऐसे घर भी शामिल हुए हैं जिसमें बिजली चोरी के लिए वो घर लिप्त थे।
यूपी के संभल में अतिक्रमण की कार्रवाई करने पहुंची प्रशासन की टीम के सामने बिजली चोरी के कई मामले आए। बताया गया कि 15 से 20 घरों और धार्मिक स्थलों में बिजली चोरी हो रही थी। बताया जा रहा है कि संभल सदर के नखासा इलाके में जब टीम एक मस्जिद में पहुंची तो वहां 59 पंखे, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, करीब 30 लाइट के पॉइंट मिले और मीटर ऑफ मिला। अभी हम एक मस्जिद के पास आए तो उसके अंदर लगभग 59 पंखे थे, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है और उसके साथ साथ लगभग 25 से 30 लाइट के पॉइंट हैं और मीटर बंद था और डायरेक्ट कटिया लग रखी थी। तो हम जांच कर रहे हैं, सघन चेकिंग अभियान है और पूरी तरह से हम बिजली चोरी को रूट आउट कर देंगे, यहाँ से खत्म कर देंगे। प्रशासन का कहना है कि बिजली चोरी करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी और बिजली चोरी करने वालों से वसूली भी की जाएगी। संभल में प्रशासन ने बड़े पैमाने पर अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया। इस दौरान बुलडोजर ने कई इलाकों में गैर कानूनी तरीके से इस्तेमाल किए जा रहे स्थानों पर तोड़फोड़ की। और देखिए, संभल में एक मस्जिद में तेज आवाज में लाउड स्पीकर बजाने पर इमाम के खिलाफ एक्शन लिया गया है। प्रशासन ने इमाम पर 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। उत्तर प्रदेश के संभल में तेज आवाज लाउडस्पीकर से अजान पर कार्रवाई की गई है। पाबंदी के बावजूद लाउडस्पीकर प्रयोग पर अनार वाली मस्जिद के इमाम के लिए कार्रवाई की गई है। हालांकि इमाम का कहना है कि उन्हें आदेश के बारे में जानकारी नहीं थी। मस्जिद के इमाम पर कार्रवाई करते हुए 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। इमाम को जमानत पर छोड़ दिया गया है। वहाँ पर लाउड स्पीकर पर इसमें बैन है और लाउड स्पीकर बजाने को लेकर मस्जिद में, अनार वाली मस्जिद में लाउड स्पीकर और लाउड आवाज़ में बजाने को लेकर उनको पाबंद किया गया है और उसी प्रकरण में उनके ऊपर 151 के तहत कार्रवाई की। तो कितने से पाबंद किया गया उनको 2 लाख रुपए से पाबंद किया गया। तो जमानत दे दी इनको? हाँ, आज जमानत दे दी गई। संभल में प्रशासन ने 2 दिन पहले ही धर्मगुरुओं और लोगों के साथ बैठक कर हिदायत दी थी कि किसी भी हालत में धार्मिक स्थल का लाउडस्पीकर तेज आवाज में नहीं बजाया जाएगा, लेकिन इसका उल्लंघन किया गया, जिसके बाद ये कार्रवाई हुई। आगे बढ़ते हैं। संविधान पर चर्चा के दौरान आज लोकसभा में संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मोदी सरकार ने संविधान की आत्मा से ही सरकार का मूल मंत्र चुना है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। जिस स्पिरिट से हम आज तक 75 वर्ष पूरा हो गए हैं, उसमें लिखा हुआ जो शब्द होते हैं, उसके अलावा संविधान का जो स्पिरिट है उसको भी हमने कैसे मानते हुए आगे चलने का काम किया है। मैं फक्र महसूस करता हूं, प्रधानमंत्री मोदी जी का जब कार्यकाल शुरू हुआ, उसने संविधान को उसी स्पिरिट को मानते हुए अपना सरकार का मंत्र को इस देश का सामने में रखा और वो मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। इस चीज को लेकर के हम सब भी फक्र महसूस करते हैं कि संविधान के स्पिरिट के अनुसार ही 75 वर्ष पूरा होने पर संविधान का एडॉप्शन को इस वक्त हमारा देश का राष्ट्रपति एक महिला और एक आदिवासी है, जिसको इस देश का महामहिम राष्ट्रपति का पद पर आसीन होने का मौका मिला है। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा कि वो संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू के खिलाफ विशेष अधिकार हनन का मामला दर्ज कराएंगी। महुआ मोइत्रा ने आरोप लगाया कि सदन में खड़े होकर किरण रिजिजू ने उन्हें धमकी दी। हम लोग जाके सारे ऑपोजिशन जाके ओम बिरला जी के रूम में हमने शिकायत की और आप लोग ने देखा कि जब स्पीकर या चेयरपर्सन बैठा हो तो सिर्फ स्पीकर और चेयरपर्सन ही has the power to expunge. You can complain to the speaker and the chairperson. The parliamentary affairs minister is nobody to stand up and take control of the house when there is a chair sitting in the house. That is pure contempt of the house. ये नए नए मंत्री जो आ जाते हैं ना, ये तो किताब तो पढ़ते नहीं है।
पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग के बारे में इनको तो पता ही नहीं है. He stood up and he virtually threatened me in the house. I have put up with all of this, so I don't really care. So he stood up and he complained. All the opposition parties went inside to the speaker's room और हमने स्पीकर से कहा कि this is not allowed. स्पीकर साहब ने कहा हाँ मैंने सुना और मैं व्यवस्था लूंगा. महुआ मोइत्रा ने चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ का बिना नाम लिए कहा था कि ऐसे भी जज हैं जो घर में आए हुए भगवान के साथ वीडियोग्राफी करवाकर खुश होते हैं. इस पर किरण रिजिजू समेत सरकार के कई सांसदों ने आपत्ति जताई है. मामले को लेकर सदन में काफी देर हंगामा हुआ था. स्पीकर ने बयान को देखे जाने के बाद इसे कार्रवाई से हटाने की भी बात कही है. और वहीं प्रियंका गांधी वाड्रा ने आज केंद्र सरकार से वायनाड के लिए स्पेशल पैकेज की मांग की है. ये रिपोर्ट देखिए. Stop discrimination to Kerala. Stop discrimination to Wayanad. Stop discrimination to Wayanad. प्रियंका गांधी की अगुवाई में आज संसद में वायनाड त्रासदी का मुद्दा गूंजा. भूस्खलन से प्रभावित लोगों को सहायता पहुंचाने के साथ ही स्पेशल पैकेज की मांग को लेकर संसद में मकर द्वार पर यह प्रदर्शन किया गया. प्रदर्शन में केरल के कांग्रेस सांसद भी शामिल थे. We are very disturbed by the fact that the government is refusing to give a special package to Wayanad. We have requested, we have gone to the Home Minister, we have written to the Prime Minister, we have gone to everybody possible to declare that this is a calamity of a severe nature and to give a special package. Now, similar large-scale destruction took place in Himachal Pradesh and the Congress government is in government there, as you know. They have been demanding for the longest time that the center helps and gives the assistance that's required for those victims. Here in Wayanad, the whole country has seen the devastation and the pain and the suffering of people. लोकसभा में सोमवार को एक देश एक चुनाव बिल पेश होगा. बिल में 2034 तक एक साथ चुनाव कराने का प्रस्ताव किया गया है. लोकसभा में सोमवार को एक देश एक चुनाव के लिए द कॉन्स्टिट्यूशन 129वां संशोधन बिल पेश किया जाएगा. कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल इस बिल को संसद में पेश करेंगे. इसके अलावा द यूनिटी टेरिटरी संशोधन बिल को भी पेश किया जाएगा. मोदी कैबिनेट ने 12 दिसंबर को एक देश एक चुनाव बिल को मंजूरी दी थी. सरकार एक देश एक चुनाव पर केंद्र सरकार 2 बिल लाएगी. सोमवार को लोकसभा में ये बिल पेश होंगे. दोनों बिलों का मसौदा सांसदों को भेज दिया गया है. बिल में 2034 तक एक देश एक चुनाव का प्रस्ताव रखा जाएगा. एक देश एक चुनाव के बिलों में 4 अनुच्छेदों में संशोधन का प्रस्ताव होगा, जिसके तहत आर्टिकल 82A, 83, 172, 327 में संशोधन होगा. ये संविधान में 129वां संशोधन होगा. पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन सितंबर 2023 में किया गया था. इसका मकसद एक साथ चुनाव कराने के लिए सिफारिशें करना था. समिति ने 14 मार्च 2024 को राष्ट्रपति को अपनी सिफारिशें सौंपी थी, जिसमें लोकसभा और सभी विधायिकाओं के लिए एक साथ चुनाव कराने की सिफारिश की गई थी. और एक बड़ी खबर है, वन नेशन वन इलेक्शन पर बोले अखिलेश यादव, इतनी जल्दी तो आज ही सरकारें भंग करें. अखिलेश यादव ने कहा है कि अगर इतनी जल्दी है तो आज ही सरकारें भंग करें. अगर इतना ही जल्दी है वन नेशन वन इलेक्शन के लिए, तो ये समय, इससे अच्छा क्या समय मिलेगा कि जब हम संविधान पर चर्चा कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं, तो आज ही अपनी भी सरकार और पूरे देश की सरकारें भंग कर दें, दोबारा चुनाव करा दें अगर इतनी जल्दी है तो. और फिर हमने हाल तो वही देखा है ना, नारी बंधन, जो एक महिलाओं को सम्मान के लिए नारी बंधन, क्या आरक्षण हो गया महिलाओं का? और याद कीजिए कब फैसला लिया था सरकार ने. इसलिए आप उनके जुमले में मत उलझिए, वो आपको हमको उलझाना चाहते हैं. ये खोदने वाले लोग हैं और हम सब लोग नए रास्ते खोजने वाले लोग हैं. केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने एक देश एक चुनाव को देश हित में बताया. विपक्ष से उन्होंने सवाल पूछा कि 1967 तक जब देश में एक साथ चुनाव हो रहे थे तो क्या फेडरल स्ट्रक्चर पर चोट नहीं हो रही थी? देश हित में इसलिए है कि विकास रुकता है, खर्चे उससे बचते हैं. और क्या 1967 तक, मैं विपक्ष से पूछना चाहता हूं, खास करके कांग्रेस से, 1967 तक देश में एक नेशन एक इलेक्शन ही तो हो रहा था. उस समय फेडरल स्ट्रक्चर पर चोट नहीं आ रहा था.
ये कहना गुनाह है कि फेडरल स्ट्रक्चर पर चोट है, बल्कि नेशन को और मजबूत बनाएगा, विकास होगा, ये है। और उसमें क्लाउज है कि अगर किसी को कुछ होगी घटना तो उसमें आएगा, कुछ जो होगा संशोधन होगा, लोग देंगे। लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन देश हित में है। कांग्रेस अगर इसे नकारती है तो मैं समझता हूं ये दोगलापन। और वहीं लगातार दूसरे दिन आज फिर से दिल्ली के कुछ स्कूलों को धमकी भरा ईमेल भेजा गया। खबर मिलने के बाद पुलिस ने तुरंत जांच शुरू कर दी है। दिल्ली के आरके पुरम के डीपीएस स्कूल के बाहर की ये तस्वीरें हैं। स्कूल के पास अलर्ट है। पुलिस धमकी भरे ईमेल भेजे जाने की खबर पर पहुंची और स्कूल की तलाशी ली। बताया जाता है कि शनिवार होने की वजह से स्कूल खाली था, बच्चों की छुट्टी थी, इसलिए पुलिस को जांच में ज्यादा दिक्कतें नहीं हुई। हालांकि पुलिस फायर ब्रिगेड की गाड़ी समेत तमाम सुरक्षा उपायों के साथ पहुंची। पुलिस को स्कूल की जांच में बॉम्ब जैसा कुछ नहीं मिला। इससे पहले शुक्रवार को भी स्कूलों को धमकी भरे ईमेल मिले थे। स्थानीय पुलिस के साथ अग्निशमन विभाग और बम स्क्वाड ने घंटों तक जांच की। कहीं से भी कुछ संदिग्ध नहीं मिला है। धमकी भरा ईमेल कहां से और किसने भेजा, इसकी पुलिस जांच कर रही है। कल भेजे गए ईमेल में 14 दिसंबर यानी कि आज होने वाली पेरेंट्स मीटिंग और खेल दिवस पर मार्चिंग का भी जिक्र किया गया था। इस मौके पर होने वाली भीड़ को निशाना बनाने की बात कही गई थी। इससे पहले 8 दिसंबर को भी 40 स्कूलों को ईमेल भेजा गया था और $30,000 की मांग की गई थी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। और वहीं दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने कुख्यात अपराधी सोनू मटका को मार गिराया है। सोनू हाशिम बाबा गैंग का शूटर था और दिल्ली के शाहदरा गोलीकांड का आरोपी था। मेरठ में इसी जगह पर एनकाउंटर में सोनू मटका मारा गया। घटनास्थल पर उसकी बाइक भी देखी जा सकती है। मुठभेड़ में कई राउंड गोलियां चली, जिसकी तस्दीक ये खोखे कर रहे हैं। पुलिस के मुताबिक सोनू मटका हाशिम बाबा गैंग के शूटर की तलाश पुलिस को काफी समय से थी। हाल के दिनों में मटका का नाम तब सामने आया था जब शादरा में चाचा भतीजे की दीपावली की रात गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हमने यूपी एसटीएफ के साथ उसको ढूंढने की अपनी मुहिम चलाई और उसी के तहत वो हमें नजर आया और उसके साथ एक पुलिस की मुठभेड़ हुई है। तो ये जो स्पॉट आप देख रहे हैं, यहाँ पे अभी पुलिस की मुठभेड़ हुई है स्पेशल सेल की और उत्तर प्रदेश पुलिस की सोनू मटका के साथ। सोनू मटका की गिरफ्तारी के लिए 50,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था। दिल्ली पुलिस को सोनू मटका के मेरठ में मूवमेंट की जानकारी मिली थी, तभी स्पेशल सेल की टीम ने उसकी घेराबंदी की। टीपी नगर थाने में मुठभेड़ के दौरान घायल हो गया। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। सोनू के पास से 30 बोर के एक पिस्टल, 32 बोर की एक पिस्टल, 10 जिंदा कारतूस और बाइक बरामद की गई है। पटना से खबर है। पटना के जक्कनपुर एनकाउंटर में कुख्यात अपराधी अजय राय मारा गया है, जबकि अंधेरे का फायदा उठाकर कुछ अपराधी फरार होने में कामयाब रहे। पटना के जक्कनपुर की ये तस्वीरें हैं, जहां अपराधियों की निशानदेही पर पुलिस पहुंची। पुलिस इस बात की तस्दीक कर रही है कि कहीं कोई और अपराधी तो नहीं छिपा है। घर की छतों पर भी आप पुलिस को बड़ी संख्या में देख सकते हैं, यानी अपराधियों के निकलने के सारे रास्ते बंद। लेकिन मुठभेड़ के दौरान अंधेरे का फायदा उठाकर कुछ अपराधी भागने में सफल रहे। पुलिस के मुताबिक जक्कनपुर के संजय नगर के इसी घर में कुख्यात अपराधी अजय राय अपने साथियों के साथ छिपा था, जहां पुलिस और अपराधियों के बीच देर रात मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में एसटीएफ ने कुख्यात अपराधी अजय राय को मार गिराया। इस दौरान एसटीएफ के एक इंस्पेक्टर दिवाकर को भी गोली लगी, जिससे वो घायल हो गए। पुलिस के मुताबिक मारा गया अपराधी अजय राय छपरा का रहने वाला था और कई बैंक लूट की वारदातों में शामिल रहा है। अजय राय संजय नगर में किसी बड़े अपराध की योजना बना रहा था। सत्यापन के क्रम में पता चला है कि इसका नाम जो है अजय राय है, जो बैंक डकैती के कई कांडों में संलिप्त रहा है। ये छपरा जिला का रहने वाला है और अजय राय, और डिटेल हम आपको शेयर करेंगे। और इसका काफ़ी बैंक डकैती के कांडों का बड़ा इतिहास रहा है, करीब 7 से 8 और ज़्यादा भी हो सकते हैं। यूपी के नोएडा में पुलिस ने एक फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने ठगी के आरोप में 76 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। अभी तक आपने सुना होगा कि देश में बैठे लोगों को विदेशों से लोन के नाम पर ठगा गया, लेकिन इस बार नोएडा में बैठकर जालसाज अमेरिका के लोगों को लोन दिलवाने के नाम पर चूना लगा रहे थे। ऐसे ही एक कॉल सेंटर पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने उसके 4 मास्टरमाइंड के साथ 76 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये सभी आरोपी अमेरिका के नागरिकों से ठगी करते थे।
आरोपियों के पास से 58 लैपटॉप, एक एप्पल मैकबुक, 45 लैपटॉप चार्जर, 2 राउटर, 45 हेडफोन, 24 मोबाइल फोन व अन्य सामान बरामद हुआ है। पुलिस के मुताबिक आरोपी अमेरिका में सक्रिय जालसाजों की मदद से ईमेल ब्लास्टिंग यानी बड़ी संख्या में ईमेल भेजा करते थे और इन ईमेल में एक लिंक दिया जाता था जिसे खोलते ही स्क्रीन नीला हो जाता था। इन लोगों के पास वो कॉल लैंड होता है। कॉल लैंड होने के बाद ये लोग खुद को माइक्रोसॉफ्ट का डेवलपर, माइक्रोसॉफ्ट का एम्प्लॉय बनकर ये लोग बात किया करते थे और उसके बाद उन लोगों से ये कैश कार्ड्स के माध्यम से ठगी किया करते थे। कॉल सेंटर में काम करने वाले गिरफ्तार 76 आरोपियों में से 9 महिलाएं, 67 पुरुष शामिल हैं। फिलहाल पुलिस केस दर्ज कर मामले की जांच कर रही है। और जेल से रिहाई के बाद बोले अल्लू अर्जुन, साथ देने के लिए समर्थकों को शुक्रिया भी कहा। आज सुबह ही जेल से रिहा होने के बाद वो अपने घर पहुंचे थे, जिसके बाद उन्होंने अपने समर्थकों को शुक्रिया कहा। Thank you. I'd like to thank everybody from all over for all your love and support. Thank you so much. I'm genuinely touched by everybody's love from all over the country and everywhere, from all the industries, all the people, all the states. Thank you so much for all the love, and especially my fans. Thank you, Andy. Thank you. I love you, my fans. Thank you so much for your unconditional love and support. And of course, I cannot finish it without saying the thanks to the media. Thank you so much. I like to thank the entire media for all your love and support. Thank you, Ante. अल्लू अर्जुन की रिहाई के बाद से हैदराबाद में उनके घर पर लोगों के आने का सिलसिला जारी है। एक्टर विजय देवरकोंडा जुबली हिल्स पर उनके घर उनसे मुलाकात करने पहुंचे। पुष्पा 2 द रूल के डायरेक्टर सुकुमार ने भी उनसे मुलाकात की। लोग उनका हाल जानने के लिए उनके घर पहुंच रहे हैं। इससे पहले जेल से रिहा होकर उन्होंने भी सभी का धन्यवाद किया। I like to thank all my fans for their immense love and support. Thank you. I'm safe. Nothing to worry. I'm doing well. Thank you very much. And I also like to tell that I'm a law-abiding citizen. I respect the law, and I will cooperate with them, and I'll do the needful. And very importantly, I would like to give my condolences once again to the family. It is very, very unfortunate that we went to watch a film and there was an accident, that is totally unintentional. अल्लू अर्जुन जेल से आज सुबह करीब 7 बजे चंचलगुड़ा जेल से बाहर आए हैं। संध्या थिएटर केस में उन्हें कल गिरफ्तार किया गया था। मामले में लोअर कोर्ट ने उन्हें 14 दिन के लिए जेल भेज दिया था। इसके बाद उन्हें तेलंगाना हाई कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी। अल्लू अर्जुन को तेलंगाना हाई कोर्ट से 4 हफ्ते की अंतरिम जमानत मिली है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। मोदी सरकार ने छोटे कारीगरों और शिल्पकारों को मदद देकर आगे बढ़ाने के लिए पीएम विश्वकर्मा स्कीम की शुरुआत की है। स्कीम शुरू होने के बाद अब तक 2 लाख से ज्यादा विश्वकर्मा अकाउंट खुले हैं। रिपोर्ट आप देखिए। 17 सितंबर 2023 को पीएम विश्वकर्मा योजना लॉन्च की गई। स्कीम के तहत सुनार, कुम्हार, बढ़ई, दर्जी, राजमिस्त्री समेत 18 तरह के कारीगरों और शिल्पकारों को अपना कारोबार जमाने के लिए सरकार हर तरह की मदद कर रही है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने राज्यसभा को जानकारी दी है कि 31 अक्टूबर तक पीएम विश्वकर्मा स्कीम के तहत 2.02 लाख विश्वकर्मा अकाउंट खोले गए, जिनके माध्यम से 1751.20 करोड़ के लोन वितरित किए गए। कारीगरों को 5% ब्याज पर 3 लाख का लोन दिया जाता है ताकि वो अपना व्यवसाय शुरू कर सके। सरकार ने पीएम विश्वकर्मा स्कीम के लिए वित्त वर्ष 2023-24 से वित्त वर्ष 2027-28 के बीच 13,000 करोड़ का बजट तय किया है। पीएम विश्वकर्मा स्कीम के तहत मोदी सरकार छोटे कारीगरों को अपना कारोबार जमाने में मदद कर रही है। इन कारीगरों और शिल्पकारों को इस स्कीम के तहत न केवल सरकार ट्रेनिंग देती है बल्कि उन्हें अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग के लिए भी मदद की जाती है। रजिस्टर्ड कारीगरों और शिल्पकारों को पीएम विश्वकर्मा सर्टिफिकेट और आई कार्ड भी दिया जाता है।